नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइंड बेंडर्स टीवी पर, जहां हम बात करते हैं इस दुनिया, इस यूनिवर्स और मानव जीवन से जुड़े हुए तमाम रहस्यों और कहानियों के बारे में। दोस्तों, आज हम आपको एक आश्चर्य से भर देने वाली कहानी के बारे में बताने वाले हैं। ये कहानी है पृथ्वी के मून यानी चंद्रमा के बारे में। नहीं दोस्तों, ये उस चंदा मामा की कहानी नहीं है जिसे हम चांदनी भरी रातों में लगभग रोज आसमान में देखते हैं। ये कहानी है हमारी पृथ्वी के दूसरे मून के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। हमारी पृथ्वी को एक दूसरा चंद्रमा मिलने वाला है। अब आपके मन में ढेरों प्रश्न उठ रहे होंगे, तो फिर देर किस बात की दोस्तों। आपके सभी सवालों का जवाब जानने के लिए चलिए चलते हैं एक रोमांचक और रहस्यमय सफर पर। दोस्तों, आसमान में चमकता हुआ हमारा चंद्रमा किसे अच्छा नहीं लगता। हमारे चंद्रमा पर तो सैकड़ों किस्से, कहानियां और गाने बने हैं। पर दोस्तों, आज हम अपने इस एपिसोड में बात करने वाले हैं एक और चंद्रमा के बारे में, जो पृथ्वी के साथ लगभग अगले 2 महीने के लिए रहने वाला है। आपको ये बात अटपटी लग सकती है, पर ये सच है दोस्तों। और ये हमारा कहना नहीं है, बल्कि ये कहना है विश्व प्रसिद्ध अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा से जुड़े हुए साइंटिस्ट का। पर दोस्तों, हम तो पृथ्वी के सिर्फ एक ही मून के बारे में जानते हैं। फिर ये दूसरा मून कहाँ से आया, आइए जानते हैं। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने आपको हमारे सोलर सिस्टम के जन्म के बारे में बताया था। वहाँ हमने ये भी बताया था कि कैसे कॉस्मिक गैस और डस्ट से बने कुछ रॉक्स एक दूसरे से टकराकर जुड़ने और ग्रह बनने की प्रक्रिया में सफल नहीं हो पाए। ये टुकड़े ही एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के रूप में एस्टेरॉइड बेल्ट, काइपर बेल्ट और ऊर्ट क्लाउड में रह गए। दोस्तों, पृथ्वी के इस दूसरे चंद्रमा की कहानी इन्हीं एस्टेरॉइड्स से जुड़ी हुई है। दोस्तों, मार्स और जुपिटर के बीच की एस्टेरॉइड बेल्ट में कुछ एस्टेरॉइड्स ऐसे हैं जो कभी कभी अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के कारण उन ग्रहों के पास आ जाते हैं। इनमें से कुछ पूरी तरह से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के प्रभाव में आ जाते हैं, और अगर वे आकार में छोटे हैं तो पृथ्वी के वातावरण में जलकर नष्ट हो जाते हैं और हमें शूटिंग स्टार या पुच्छल तारों के रूप में दिखाई देते हैं। कुछ अन्य आकार में बड़े होने के कारण पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाते और पृथ्वी से आकर टकरा जाते हैं। दोस्तों, विज्ञान की भाषा में इन शूटिंग स्टार्स को मीटियोर्स या मीटियोराइट्स कहा जाता है। ऐसे ही एक एस्टेरॉइड के पृथ्वी से टकराने के कारण डायनासोर्स का अंत हुआ था, पर वो कहानी फिर कभी। दोस्तों, इनमें से कुछ एस्टेरॉइड्स कभी कभी उन ग्रहों के द्वारा स्थायी या अस्थायी रूप से एक सैटेलाइट या उस ग्रह के मून के रूप में कैप्चर कर लिए जाते हैं। पृथ्वी के संदर्भ में ऐसे एस्टेरॉइड्स जिनके पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आने की सबसे अधिक संभावना रहती है को नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स NEAs कहा जाता है। इस तरह कैप्चर किए गए कुछ एस्टेरॉइड्स उन ग्रहों के मून्स के रूप में काफी समय तक उन ग्रहों के ग्रेविटेशन के प्रभाव में उनके चारों ओर एक कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। कुछ ऐसे एस्टेरॉइड्स ज्यादा समय तक उस ग्रह के प्रभाव में नहीं रहते। कुछ ऐसे मून्स तो इन ग्रहों के चारों ओर एक पूरा चक्कर भी नहीं लगा पाते। अभी हमने जिन NEAs की बात की, उन्हें कई समूहों में विभाजित किया गया है। इन समूहों के नाम अतीरा, एटेन, अपोलो और एमोर हैं। आज हम पृथ्वी के जिस दूसरे मून की बात कर रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि अपोलो ग्रुप का ही एक नियर अर्थ एस्टेरॉइड है। दोस्तों, हम लोगों में से अधिकांश ये बात जानते होंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की ऑर्बिट्स एलिप्स शेप की होती है। अपोलो ग्रुप के एस्टेरॉइड्स की ऑर्बिट्स की सेमी मेजर एक्सिस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ी होती है और यह अर्थ की ऑर्बिट को क्रॉस भी करती है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य से अर्थ की दूरी का माप है। ये एस्टेरॉइड्स न केवल सेम एलिप्टिक प्लेन में ऑर्बिट करते हैं, बल्कि इनकी ऑर्बिट्स लगभग अर्थ के ऑर्बिट्स की तरह ही होती है। लगभग यही परिभाषा अर्जुन ग्रुप के एस्टेरॉइड्स की भी है, और इसलिए इस एस्टेरॉइड को अर्जुन ग्रुप के एस्टेरॉइड्स की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। दोस्तों, पृथ्वी के इस दूसरे मून की खोज
7 अगस्त 2024 को साउथ अफ्रीका के एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम एटलस से जुड़े साइंटिस्ट ने की थी, जब ये पृथ्वी की ओर ही आ रहा था। एटलस के ये वैज्ञानिक यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा फंडेड हैं। एटलस एक ऐसा सिस्टम है जो हमें अर्थ की तरफ आने वाले या उससे टकरा सकने वाले सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की सूचना कुछ डेज या वीक्स पहले ही दे देता है। ये एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो पृथ्वीवासियों को स्पेस से आने वाले खतरों से पहले ही सावधान कर देता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के इस दूसरे मून को नाम दिया है 2024 PT5। यह नामकरण इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के तहत काम करने वाले माइनर प्लैनेट सेंटर MPC द्वारा किया जाता है। यह MPC यूएसए के स्मिथसोनियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में स्थित है। दोस्तों, IAU से 90 देश जुड़े हुए हैं, जिनमें इंडिया भी एक है। स्मिथसोनियन संस्थान से पूर्व में कार्ल सगान जैसे महान एस्ट्रोफिजिस्ट भी जुड़े रहे हैं। उनके बारे में हमने अपने सिस्टर यूट्यूब चैनल आई राइज मोटिवेशन पर 2 डिटेल्ड वीडियो बनाए हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इन दोनों वीडियोस को देखकर आपको कार्ल सगान के जीवन और उनके द्वारा कहे गए प्रेरणादायी विचारों के बारे में जानने को मिलेगा। ये वीडियोस काफ़ी अच्छे बन पड़े हैं। हम चाहते हैं कि आप इन्हें देखें और अपने प्रतिक्रिया वहाँ कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। साथ ही साथ आई राइज मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे अपना प्यार दें। दोस्तों, 7 अगस्त को जब 2024 PT5 की खोज हुई, तब ये एस्टेरॉयड अर्थ से 568,500 किलोमीटर की दूरी पर था। इसे पृथ्वी का नया और दूसरा मून कहा जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इसे पृथ्वी के मिनी मून की संज्ञा दी है। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में आने और उसके मिनी मून कहे जाने के लिए कुछ और शर्तें भी हैं, जैसे कि ऐसे कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स पृथ्वी के लगभग 2.8 मिलियन माइल्स की रेंज में आना चाहिए और उसकी स्पीड लगभग 2200 माइल्स प्रति घंटा होनी चाहिए। साथ ही साथ ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट को औसतन 1 साल या उससे कम समय पृथ्वी की किसी ऑर्बिट में रहना चाहिए। यह एस्टेरॉयड इन सभी शर्तों को पूरा करता है। पृथ्वी का यह मिनी मून 29 सितंबर से शुरुआत करके 25 नवंबर तक पृथ्वी की एक ऑर्बिट में लगभग 57 डेज तक रहने वाला है। यह पृथ्वी के चारों ओर एक हॉर्सशू यानी घोड़े के खुर जैसे आकार की ऑर्बिट बनाने वाला है। यह पृथ्वी के चारों ओर पूरा चक्कर नहीं लगा पाएगा और 25 नवंबर को पृथ्वी की ऑर्बिट से निकल जाएगा, पर उसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में बना रहेगा। यह मिनी मून जनवरी 2025 में पृथ्वी के काफ़ी पास में, जितना कि ये अपनी गति और अन्य पैरामीटर्स के आधार पर आ सकता है, आकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से निकलकर अपने एस्टेरॉयड बेल्ट में वापस चला जाएगा। अब सवाल आता है कि क्या आप इसे हमारे चंदा मामा की तरह ही आसमां में रात को चमकता हुआ देख पाएंगे? तो यहाँ पर हमारा जवाब आपको निराश कर सकता है। दोस्तों, ये मिनी मून इतना छोटा है कि इसे हम बिना अच्छे टेलीस्कोप की मदद के नहीं देख पाएंगे। इस मिनी मून की लंबाई लगभग 11 मीटर्स या 33 फीट है। इसे लो साइज अपर्चर के टेलीस्कोप से भी देख पाना संभव नहीं है। इसे सिर्फ प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स ही देख पाएंगे, जिनके पास कम से कम 30 इंचेस के डायमीटर वाला टेलीस्कोप हो और जिसमें चार्ज्ड कपल डिवाइस या कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बेस्ड डिटेक्टर्स हों। दोस्तों, इस मिनी मून के जन्म और इसके हमारे चंद्रमा से जुड़ाव में एक सरप्राइजिंग सहयोग संभव है। नासा की JPL संस्था से जुड़े एक वैज्ञानिक पॉल का मानना है कि ये मिनी मून हमारे चंद्रमा का ही एक टुकड़ा हो सकता है, जो पूर्व में किसी बड़े एस्टेरॉयड के चांद से टकराने के कारण चांद से अलग होकर स्पेस में चला गया हो और एस्टेरॉयड बेल्ट का हिस्सा बन गया हो। दोस्तों, है ना ये अजब संयोग? दोस्तों, हम आपको ये भी बताते चलें कि यह एस्टेरॉयड ईयर 2025 में फिर से पृथ्वी के करीब आएगा। पृथ्वी की ऑर्बिट्स में इस तरह के मिनी मून्स का आना कोई पहली या आखिरी घटना नहीं है। पृथ्वी को ऐसे अस्थायी मून्स पहले भी मिलते रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे, और हम और आप इनके बारे में चर्चा भी करते रहेंगे, है ना दोस्तों?
तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी दोस्तों? बड़ी ज्ञानवर्धक और रोमांचक रही ना हमारी आज की कहानी। आपके सहयोग और सुझावों से प्रेरित होकर हम ऐसी ही और अन्य तमाम घटनाओं से जुड़ी हुई जानकारियाँ और कहानियाँ आप तक लाते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने साथियों और अन्य जानने वालों के साथ इसे शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस नियमित रूप से मिलती रहें। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। अब हम आपसे मिलेंगे माइंड बेंडर्स टीवी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए एंड कीप लुकिंग अप।